अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खोड़ो, मेरे साथ हैं वसुतुल्लाह खान और मुबशर जैदी। इस हफ्ते के लिए हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से और आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि बिल आखिर एशिया सुर्ख हो ही गया है। चलो एशिया नहीं, लेकिन एशिया की स्टॉक मार्केट, बल्कि एशिया क्या पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स आज रेड में ही रही। और अगर हम मीडिया की ज़बान में आपको बताएं तो उसका मतलब है कि खून खराबा हुआ है जी, ब्लड बाथ हुआ है, इन्वेस्टर्स की लाशें हर जगह पड़ी हुई है। तकरीबन कमोपेश ऐसी बातें होती हैं। और सनसनी फैलाओ और सनसनी फैलाऊं या मैं डरा नहीं अभी तक। अभी नहीं डरे? आपको भी डराते हैं? वैसे इतनी डरने की शायद बात है भी नहीं। अच्छा, हुआ क्या है कि अगेन जैसे आपको बताया कि दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स नीचे ही खुली, नीचे ही रही। इनफैक्ट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स है उस पर तो बाकायदा सर्किट ब्रेकर लग गया। सर्किट ब्रेकर, अगर आप कराची स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ी सी मालूमात रखते हैं तो आपको पता होगा कि जब एकदम से बहुत सेलिंग होती है या एक सर्टेन लेवल के बिलो इंडेक्स ड्रॉप हो जाता है परसेंटेज में, तो वो ब्रेकर लगा देते हैं कि इसके बाद कोई सेलिंग नहीं हो। आसान अल्फाज में चले समझाते हैं। समझ लें क्या कि जब बिजली का वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है आपके घर में, तो आपके घर में जो सर्किट लगा होता है उसका फ्यूज उड़ जाता है ताकि घर ना जल जाए। हाँ, ताकि घर ना जल जाए। तो ये भी कहते हैं कि पूरा स्टॉक एक्सचेंज ना जले। एनीवे, S&P भी डाउन रहा, डाउ जोन्स इंडेक्स भी डाउन रही। ब्रिटेन की जो स्टॉक एक्सचेंज है FTSE 100, आपको तो पता होगा, मैं तो वहाँ खेलता आप तो खेलते रहे हैं ना, आप तो बड़े खिलाड़ी रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर जो बिगेस्ट एवर सिंगल डे ड्रॉप हुआ है 11 सितंबर 2001 के बाद, और आपको याद होगा कि लंदन में वो बहुत बड़ा दिन था। पाकिस्तान, अच्छा, नॉर्वे, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, जापान, हर जगह डाउन रही। चीन की स्टॉक मार्केट इंटरेस्टिंगली इनफ सिर्फ 3% नीचे रही है, तो ओवरऑल बेहतर कंपीट किया। अच्छा, जाहिर वजह ये कि कोरोना की वजह से पहले से ही चीजें डिस्काउंट हो गई थी ना। कोरोना के फायदे हैं ये। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तकरीबन ऐसा ही माहौल रहा पूरे दिन। बेल ओपनिंग के 7 मिनट बाद यहाँ पर भी ट्रेडिंग रोक दी। हालांकि इतना सर्किट ब्रेकर नहीं ट्रिप हुआ, तो उन्होंने कहा कि यार 45 आप लोग रिलैक्स करो, थोड़ा सा कूल ऑफ कर लें। और उसके बाद फिर थोड़ी सी रिकवरी हुई, लेकिन फिर एंड में तकरीबन 1165 पॉइंट नीचे ही बंद हुई। ज़्यादातर सेलिंग जो हमने देखी है वो हमने ऑयल सेक्टर में देखी है, और इसकी भी वजह आपको अभी बताते हैं। ओवरऑल जो मंदी रही है पूरी दुनिया में, एक फैक्टर जाहिर है कि कोरोना वायरस है, लेकिन जो दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है तेल के ऊपर जो सऊदी अरब और रूस के बीच में जो बहुत बड़े ऑयल एक्सपोर्टिंग जायंट और प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग जायंट्स हैं, उनके बीच में जो आजकल फड्डा चल रहा है। अच्छा, फड्डा क्या है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सऊदी अरब ने रूस को कहा कि सर देखें, ओपेक में जो मीटिंग हो रही थी कि जी देखें, अब क्योंकि डिमांड कम हो गई है कोरोना की वजह से, हम अपनी प्रोडक्शन भी थोड़ी सी अब कम कर देते हैं ना, ताकि चीजें कीमतें मुस्तहकम रहे, कीमतें कम रहे, चीजें बैलेंस आउट हो जाए। रूस ने कहा कि सर हम तो नहीं कम करने वाले, तो सऊदी अरब ने कहा कि यार, ये आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये एक स्लैपिंग कंपटीशन की है। तो आजकल भी उनके यहाँ यही चल रहा है। सऊदी अरब ने भी कहा कि सर अगर आपने खोलने हैं नलके तो हमारे नलके ज्यादा बड़े हैं। तो उन्होंने मंडी को फ्लड कर दिया विद ऑयल, और उसकी वजह से आई थिंक तकरीबन 21% शायद ऑयल, ऐसा ही है, 30% तक प्राइसेस गिरी हैं। तो ये जो स्लैपिंग कंपटीशन की वीडियो हम दिखाए थे, गलत फुटेज नहीं चली। हम आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि बेसिकली दो तकड़े खड़े हुए हैं और एक दूसरे को ठा ठा मार रहे हैं कि कौन पहले नीचे गिरेगा। और इन दो हाथियों की लड़ाई में हो सकता है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक का थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाए। क्यों मुबशर? बिल्कुल। और जो आप देख रहे थे, जो इन दोनों थप्पड़ मार रहे थे, उसके अलावा जो तमाशाई खड़े हुए थे उसमें एक पाकिस्तान भी था। अच्छा। जो ये कह रहा था कि भाई पैसे पकड़ो, पाकिस्तान दोनों के दरमियान मुझे फौरन याद आ गया, भूल ना जाए, पाकिस्तान इस वक्त जो है इस पूरे क्राइसिस में वो जो बच्चों का हुजूम हो जाता है ना, जब कुल्फी का ठेला उलटता है, बिल्कुल, तो वो जो लूटने वाले होते हैं पाकिस्तान उसमें शामिल। इसलिए कि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की तो लॉटरी निकल आई है एक तरह से, कि पाकिस्तान 14 बिलियन डॉलर का सालाना तेल खरीदता है और LNG दरामद करता है। तो तेल की कीमत में 30 से 40% की कमी का मतलब ये है कि अगर ये कंटिन्यू रहा ट्रेंड, तो 4 से 5 अरब डॉलर की पाकिस्तान को बचत हो सकती है। तो इमरान खान के जो प्रोग्राम है, बिल्कुल।
अच्छा, अब आपके नोट्स भी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं और मेरे नोट्स भी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, राइट? तो हाँ जी जी, ये एक छोटी सी बात ऐड कर लूं बस कि ये जो वसत ने कहा, अच्छा यही चीज हमने 2016 में भी देखी थी। जो पिछली हुकूमत थी उनको भी ये बेनिफिट मिला था और ये गॉड गिवन एक आ गया था उनको भी, और अब दोबारा आया है। सो इट्स गुड, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे का पूरा पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस शायद फौरी तौर पर तो कम ना हो, लेकिन गलत मत समझिएगा, लेकिन समहाउ 1 अप्रैल जो आएगा, जो कि अप्रैल फूल नहीं होगा पहली दफ़ा शायद पाकिस्तानी अवाम के लिए, तो उसमें हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट ड्रॉप आएगा ऑयल प्राइसेस में पाकिस्तानियों के लिए। और होपफुली मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है जिसके बारे में ऑलरेडी कहा जा रहा है कि जो है इंटरेस्ट रेट वो कम होगा। साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी 2% से ज़ायद कम हुई है इस महीने, पिछले महीनों की। तो अच्छी खबरें तो हैं। तो ये तेल का जी वो इन्फ्लेशन, तो ये जो है इसका असर सारे उस पर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में अब हम हाँ, मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि हम अपनी जहालत को मजीद एक्सपोज करें, तो हमारे ज्वाइन कर रहे हैं आबिद कयूम सुलेरी साहब, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। सोशल पॉलिसी और डेवलपमेंट पर भी उनका बहुत काम है, और जितनी मालूमात है ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम तीनों की मालूमात से ज़्यादा हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये मुझ जैसों के लिए आसान उर्दू में सीधा सीधा करके समझाने उम्मीद हम सब की यही है। तो थैंक यू वेरी मच सुलेरी साहब फॉर जॉइनिंग अस। तो आपने हमारी बातें सुनी, कोशिश हम कर रहे थे कि थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान पर क्या असरात आएंगे। तो आप ओवरऑल अग्री करते हैं कि ये जो ख़ास तौर पर ये जो ऑयल प्राइस की जो स्लाइड है, इसका बेनिफिट पाकिस्तान को किस तरह मिलेगा? जी शुक्रिया, आपने यकीनन बहुत अच्छा इसका पस मंज़र जो है वो बयान किया। देखिए, इसके दो तरह से पाकिस्तान पे असरात होंगे। एक तो यकीनी तौर पे जैसा आपने फरमाया है कि जो अप्रैल के सौदे जो अब ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे, और नाज़रीन के लिए मेरा ख्याल ये बताना ज़रूरी है कि एकदम से कल से ये मीडिया पे बात छिड़ जाएगी कि चूंकि 30% ऑयल की कीमतें कम हो गई तो लिहाजा कल ही से पाकिस्तान में भी ऑयल की कीमतें कम हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ 4 से 6 हफ्ते लगते हैं ऑयल पहुँचने में। तो अभी हम जो कल ऑयल दे रहे होंगे वो शायद वो ऑयल है जो कि जनवरी में ख़रीदा गया, जनवरी की कीमतों पे। तो जो अब सौदे तय पा रहे होंगे अप्रैल के लिए, वो यकीनी तौर पे कम रेट पे होंगे। जब वो कम रेट पे होते हैं तो हुकूमत के पास 2 चॉइसेस जो हैं वो आती हैं। एक चॉइस जो है वो तो पॉपुलर डिसीजन हो सकता है कि जनाब चूँकि अवाम की डिमांड है कि एकदम से महंगाई में कम की जाए, वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि वो एनर्जी के नरख नहीं बढ़ाएंगे, तो इसका कुछ फैक्टर जो है वो पास ऑन कर दिया जाए, जो यकीनन हो रहा होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को उस तनासब से पास करना चाहिए। और मैं बड़े ये वो गलत नहीं कह रहा, बल्कि मैं यानी स्लिप ऑफ टंग नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को सारा का सारा बेनिफिट पास ऑन नहीं करना चाहिए। यही गलती थी जो कि PMLN ने दोहराई थी जब ऑयल की कीमतें 20 से $25 पर बैरल चली गई थी। वहाँ पे उनके पास ये मार्जिन था कि वो कुछ कुशन जो है वो रखते ताकि एनर्जी सर्कुलर डेट को कर्टेल किया जा सकता। तो इस तरह अब इस हुकूमत के पास जो मार्जिन आएगा ये सारा का सारा पास ऑन नहीं कर देना चाहिए, बल्कि इससे कुछ फैक्टर जो है वो जो हमें इस वक्त 1.9 ट्रिलियन रुपये का हम पे एनर्जी सर्कुलर डेट चढ़ा हुआ है उसको पे ऑफ करने में इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि कान आप इधर से पकड़ें या ऊपर से सर के ऊपर से घुमा के पकड़े, एनर्जी सर्कुलर डेट का पहाड़ आप पे खड़ा है और उसको आपको कम करना है। अब या तो आप एकदम से वो सारा का सारा जो बेनिफिट है वो पास ऑन कर दें और उसके बाद जो ही ये विंडफॉल फैक्ट ख़त्म हो तो फिर दोबारा एनर्जी की पुरानी कीमतों पे चले जाए, या इसको ग्रेजुअली पास करें और जो इसमें से फिस्कल कुशन मिल रहा हो, जो इसमें से करंट अकाउंट डेफिसिट में इनको कुछ जो ट्रेड इंपोर्ट जो है उसके बिल में कोई कमी आएगी तो वो जो पैसे हैं वो जो डॉलर्स बचेंगे उसको एनर्जी सर्कुलर डेट को ख़त्म करने में लगाएं। तो ये तो है हुकूमत पे जो एक इम्पैक्ट होगा। लेकिन इसका दूसरा इम्पैक्ट अगर जो सूरत हाल बरकरार रहती है तो वो मैं थोड़ा सा वो परेशान कुन है मेरे लिए। और वो परेशान कुन इसलिए है कि आपकी अगर ये मिडल ईस्ट की इकोनॉमी जो है वो किसी शक्ल में रिसेशन में जाती है तो हमारे यहाँ रेमिटेंसेस जो हैं उनमें कमी होना शुरू हो जाएगी। हमने पहले भी देखा था, लास्ट टाइम भी जब हमारी तेल की कीमतें हमें बहुत उसका एडवांटेज मिला तो उसके साथ रेमिटेंस में भी कमी आई और
वहाँ पे जॉब जो थी वो भी बंद होना शुरू हुई। हमारे बहुत से लोग जो थे वो वापस आने पर मजबूर हुए। तो मैं यकीनी तौर पे इस चीज़ पे तो बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ हालात को कि तेल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन मुझे डर ये भी है कि इतनी कम ना हो जाएं कि हमारे जो इस वक्त एक्सपर्ट्स बैठे हैं मिडिल ईस्ट में वो वापस आना शुरू हो जाए और रेमिटेंसेस जो हैं वो हिट होना शुरू हो रही है। मतलब कि डबल एज सॉर्ड है, हाँ दोनों तरफ से काट सकती है, आपके फायदे में भी है और अगर ज्यादा देर चली तो फिर लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में नुकसानात भी हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग टेक। सुलेरी साहब एक जी नहीं बोले। एक चीज मैं भी पूछना चाहता सुलेरी साहब कि ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन की भी बात होती है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, चीन के साथ हमारा पार्टनर है, सीपैक के मंसूबे भी हैं, सारा कुछ, तो वहां पर अगर स्लो डाउन जैसे हम देख रहे हैं, चीन की इकोनॉमी हिट हुई है कोरोना वायरस की वजह से, तो उससे भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट आएगा खासा। हाँ, बल्कि सुलेरी साहब इससे पहले कि आप जवाब दें, मुबशिर मैं और इसमें वैल्यू एडिशन कर दूं आप ही के सवाल में कि आज ही यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आई है। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान समेत 20 ममालिक ऐसे हैं जो चीन में प्रोडक्शन का क्राइसिस आ रहा है उससे मुतासर हो सकते हैं। पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उस पर असर पड़ सकता है और गेस्टिमेट ये है कि इस साल अगर ये क्राइसिस जारी रहता है वायरस का और तेल वेल का सब मिला के, और तो आपको पता है कि चीन ऑलरेडी 20% जो है तेल की कंजम्पशन कम हो गई है जिसकी वजह से ये सारा क्राइसिस डेवलप हुआ है, एक हिस्सा वो भी है। तो चीनी बरामदात में $50 बिलियन की कमी आ सकती है। तो ये जो है, तो पाकिस्तान जैसे जो छोटे ममालिक हैं चीन के साथ लगे हुए हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? जी, यहाँ पे अगेन इसका कोई एक लीनियर आंसर, देखिए खुशाइंद बात यह है कि सीपैक फेज़ 1 जो था वो फंडेड था, उसमें हमारे पास एक प्राइस टैग था और वही मंसूबे जो थे, का वो कर्जे के पैसे थे या वो असिस्टेंस थी, वो शॉर्ट टर्म या सॉफ्ट टर्म जो जिस तरह का भी लोन था, उस पर तो एक प्राइस टैग अटैच थी। जो लॉन्ग टर्म प्लान है, जो फेज़ 2 है जिसमें से अब हम गुजर रहे हैं, वो फंडेड नहीं है। उसमें कोई ऐसा मंसूबा नहीं है, खा वो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो या एग्रीकल्चर है या टूरिज़्म है या कल्चरल एक्सचेंज है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके साथ के चाइनीज़ मनी जो है वो अटैच हो। तो लिहाजा अगर उसमें चाइनीज़ इकॉनमी स्लो डाउन होती है तो पाकिस्तान पे सीपैक के हवाले से कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट इसलिए नहीं आता है कि हम पहले भी सीपैक के पैसे जो थे वो इस माली साल में या अगले माली साल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसमें लॉन्ग टर्म प्लान में बड़ा वाज़े लिखे हुआ है कि पाकिस्तान एंड चाइना वुड जॉइंटली ट्राई टू मोबिलाइज फंड्स, तो वो मिल के पैसे ढूंढ रहे होंगे। लॉन्ग टर्म प्लान में जो सीपैक 2 के जो मंसूबे हैं उसमें कोई प्रायर एलोकेशन जो है चाइना की तरफ से वो शामिल नहीं है। लेकिन यकीनी तौर पे जो सप्लाई चेन है पाकिस्तान की, बहुत सी ऐसी बरामदात थी जो कि चाइना की दरामद पे मुनहसर थी। हम उनसे रॉ मटेरियल ले रहे थे और बहुत सी चीज़ें आ रही थी जो कि बाद में पाकिस्तान आगे एक्सपोर्ट कर रहा था। एक तो वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी आपकी इफेक्ट होगी, और अगर ये खुदा न खास्ता बढ़ता है क्राइसिस तो वो ज़्यादा इफेक्ट होगी। और दूसरा जो है, पाकिस्तान बदकिस्मती से जो हमारी कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें मेजर डिपेंडेंसी इस वक्त चाइनीज़ प्रोडक्शन की है। अब अगर आपको चाइना की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे आना बंद होती हैं या लॉन्ग क्वारंटाइन पीरियड होते हैं या पोर्ट्स जो हैं वो बंद रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको अगर चंद माह की शक्ल बाद यह आना शुरू होगा कि शायद आपको बहुत सी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो कि पहले रेडीली अवेलेबल होती थी उनकी सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी। और ये सिर्फ कंज्यूमर गुड्स ही नहीं, इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी शामिल हैं। आपको पता है कि हमारे नाशपाती से लेके और सेब और बहुत सी सब्जियां, बहुत सी चीज़ें जो थी वो अब चाइना से आ रही थी। तो जो ये क्राइसिस लंबा होता जाएगा तो वो उन चीज़ों की शॉर्टेज भी आती जाएगी। तो अगेन यहाँ पे हमें दोनों तरह से तैयार रहना है। लेकिन इसमें पॉजिटिव साइड ये है कि हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी होंगे जो कि चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स के थे जिनमें पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की तरफ आना शुरू होंगे। और अगेन इसमें हम टेक्सटाइल को देख रहे हैं कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि पाकिस्तान से अब एक्सपोर्ट होना शुरू हो, चूँकि ऑब्वियसली जो चाइना की ग्लोबल मार्केट थी उसको कहीं ना कहीं से तो उसको फीड होना है, तो पाकिस्तान उसमें एक कंटेंडर है।
बहुत बहुत शुक्रिया सुलेरी साहब। मतलब कि देखें, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है लेकिन थ्रेट भी होती है। अभी पिक्चर और बाकी कितनी है। आसानी से समझा दिया, कितनी आसानी से समझा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आकर बात करते हैं जो कल की औरत मार्च, जो कल गुजर गया। जो कल जो गुजर गया। वक्फा। आज़ादी जो है वही आज़ादी है जो इंसानी हुकूक में मौजूद है। हरासमेंट लॉज हैं जिनके अंदर बहुत लूप होल्स हैं, उसके खिलाफ है। फिर हमारा मुतालबा है कि तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। सिक्योरिटी टीम इधर आए। समझ तो गए होंगे, हम बात कर रहे हैं औरत मार्च पर जो कल पूरे मुल्क में हुआ। बड़े शहरों में खासे बड़े इज्तिमात हुए, खसूसन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। जो तनाज़ात चल रहे थे, इतने दिनों से गर्मा गर्म बहस हो रही थी, तो उसके हवाले से भी ये मार्च जो है पुरसकून रहा। और अच्छी बात यह हुई कि हमारी आला अदालतों ने, खसूसन लाहौर हाई कोर्ट ने, इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया कि औरतों को अपने हकूक़ के लिए ये मार्च निकालनी चाहिए। और जो भी मिसगिविंग्स थी या गलत फहमियाँ थी उसके बारे में, उसके बावजूद ये मार्च जो है निकली, एक्सेप्ट फॉर इस्लामाबाद, जहाँ आपको पता है कुछ ना कुछ होना था। और इसकी वजह आपको पता है, गुज़िश्ता हफ्ते जो कुछ एक छोटा सा वाक़या हुआ था G7 में, जहाँ ख़वातीन मार्च के जो कुछ एक पेंटर थी, उन्होंने एक घर के ऊपर पेंट करने की कोशिश की, जिसके बाद जामिया हफ्ज़ा वाले आ गए वहाँ पर, उन्होंने उसको डीफेस कर दिया। मगर उसके बावजूद बहुत अपबीट माहौल रहा टिल द टाइम कि अचानक वहाँ भगदड़ सी मची। और जिसकी वजह ये थी कि वहाँ जो है पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त दी थी तमाम लोगों को, और जाहिर है किसी भी तंजीम का या किसी भी सियासी जमात का हक़ है कि वो मुजाहरे करे। वहाँ तक तो ठीक था, मगर अचानक वहाँ से पथराव हुआ। जो औरत मार्च का यहाँ पर जो जुलूस निकला था उसके ऊपर, और उसके बाद पुलिस ने एक ढीली ढाली FIR भी काट दी, जिसमें ये तो तस्करा नहीं था कि उनके ऊपर पथराव भी किया गया। इस्मत शाहजहां जो कि यहाँ अवामी वर्कर्स पार्टी की रहनुमा हैं, उनके सर पे पत्थर भी लगा, वो ज़ख्मी भी हुई, और भी लोग जो है उसमें ज़ख्मी हुए। लेकिन पुलिस ने बहरहाल 300-400 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ एक FIR काट दी है, जिसको केस बनते बनते अब बहुत वक्त लगेगा। मगर जो कुछ हुआ, वो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं मतीउल्लाह जान साहब, वो अपना YouTube पे एक चैनल चलाते हैं MJ TV, वहाँ पर उन्होंने इस सारी सूरत हाल को कैप्चर किया और दिखाया भी कि किस तरह से पथराव शुरू हुआ। पुलिस ने भी तस्करा किया है कि जब ये मजहबी जमातों का जो वहाँ पर साथ ही कनात लगा के दूसरी तरफ जो मुजाहरा हो रहा था, उसके बाद उन्होंने कनातें गिरा दी, पुलिस वालों को धक्के दिए, लोगों के ऊपर चढ़ दौड़े, तो ये सारा कुछ हुआ। तो वुसत साहब, ये ओवरऑल था। और जो ख़वातीन मार्च के यार है, उसमें जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान के जो कुछ लोग हैं उनको भी नॉमिनेट किया गया है। और आपकी ये बात सही है कि झगड़े और पथराव का FIR में जिक्र नहीं है। पुलिस को धक्के दिए गए, रोड ब्लॉक करने की कोशिश की गई और नारे लगाए गए, इस तरह का जो है तस्करा है। मेरा ख्याल है FIR स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, आपने जो है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का तस्करा किया, मैं एक मार्च का तस्करा करना चाहूँगा, वो है सखर का मार्च, जो मेरा ख्याल है कि किसी तौर पे भी इस्लामाबाद, लाहौर या कराची के मार्च से कम नहीं था। और ये वही जगह थी सखर जहाँ एक रात पहले मशले लेके जो ख़वातीन हैं उन्होंने जुलूस निकाला। फिर जब दिन हुआ 8 का, तो उसमें तकरीबन हज़ारों ख़वातीन और ऑर्डनरी ख़वातीन, वो जो हम कहते हैं ना कि जी अशराफिया और एलिटिस्ट और मिनरल वाटर और मोमबत्ती माफिया, नो,
जो हारी ख़वातीन थी और जो मसाइल ज़्यादा ख़वातीन थी उनका हुजूम था। और इश्यूज़ क्या थे उनके, नारे क्या लग रहे थे, बैनर्स क्या थे, कारोकारी के ख़िलाफ़, जबरी शादी के ख़िलाफ़, कुरान के साथ जो जबरी शादी का रिवाज है सिंध में उसके ख़िलाफ़, जायदाद का बंटवारे में हिस्सा ना देने का जो है उसके ख़िलाफ़, घरेलू तशद्दुद और जिनसी हरासगी के ख़िलाफ़ नारे थे। और जो हो जमालो का ट्रेडिशनल जो गीत है उसको भी उन्होंने चेंज किया, उसमें उन्होंने मर्द कैरेक्टर्स की जगह और जो औरतों के कैरेक्टर्स थे वो इंट्रोड्यूस करा के री इंटरप्रेट किया हो जमालो को। बलूचिस्तान में कोयटा में औरत मार्च निकला और उस लिहाज से वो एक वहाँ का बहुत बड़ा इवेंट है। लेकिन एक सूबाई दारुल-हुकूमत है जहाँ औरत मार्च नहीं हुआ और वो है पेशावर। अफसोस। हालांकि वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और तहरीक इंसाफ का धरना मुझे याद आता है जिसमें औरतों की तादाद हमेशा मर्दों से ज़्यादा। लेकिन वो तो चले ऑर्गेनाइजर्स पर है ना, इस तरह की लिबरल और सेकुलर ख़वातीन जो हैं वो इज्तिमा में थी। हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर सिंधियानी तहरीक रोशनी फाउंडेशन का पिछले साल भी बड़ा अच्छा मार्च हुआ था, इस दफ़ा भी इज्तिमा हुआ। मिट्टी में थरबारकर में जो सूबाई महकमा इंसानी हुकूक़ है उसके तहत एक तकरीब हुई जिसमें कि वहाँ के आम लोगों ने शिरकत की। तो पूरे मुल्क में कमोबेश सिवाय पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा के मुझे नहीं पता क्या वो मसला था हुआ। और ये गुफ्तगू अभी जारी है एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है औरत मार्च की और ये ज़रा मैं एक तो दोबारा आपको दिखाना चाह रहा हूँ वही जो फुटेज जो इस्लामाबाद औरत मार्च पर जो हमला हुआ था। तो एक तो बड़ी एक अजीबो-गरीब बात है कि हमलावर 100% मर्द थे, ठीक है, और वो धक्के भी मार रहे हैं, इतने इतने बड़े पत्थर भी फेंक रहे हैं एक ऐसी रैली पर जो जिसकी अक्सरियत ख़वातीन की थी। तो ये कोई मर्दानगी तो नहीं हुई, बहुत सीधी सीधी बात है। अच्छा, अब जाहिर है कि इसका एक बैकग्राउंड था, इसका एक बिल्डअप था, ये कोई वैक्यूम में नहीं होती चीज़ें। एक तो मुबश्शिर ने जिक्र किया जो म्यूरल को मश्क किया गया था जामिया हफ्जा वालों ने, लेकिन उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान जो सरबराह हैं JUIFA के, उन्होंने तो खुल्लम खुला कहा था ना जी कि आप इन्हें अगर कानून इनको नहीं रोकेगा तो आप मेरे कारकुन जाकर इन्हें रोके। इट वाज अ कॉल टू आर्म्स। हालांकि बाकी चीजों में वो आइन के दायरे में रहना पसंद करते हमेशा हमेशा और बड़े जमहूरियत पसंद है, ये सब हम जानते हैं। तो ये भी हुआ। अच्छा, इसलिए जो सखर में जो विमेंस मार्च हुआ है वो मेरे लिए एक लिहाज से और भी सिग्निफिकेंट बनता है क्योंकि JUIFA का भी बहुत प्रेशर था। मैं वैसे शुक्रगुजार हूँ JUIF का कि उन्होंने पब्लिसिटी मैनेजर का किरदार अदा किया पूरे मुल्क में, और उसकी वजह से अगर 10 खवातीन आनी थी तो उसकी जगह 20 आ गई। ये भी है। अच्छा, हाँ, इंडिया आई एम ग्रेटफुल। इट इज एंड आई थिंक कि औरत मार्च को भी एक थैंक यू कर देना चाहिए, औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स को, बिकॉज ये तो आपने क्लियर कर दिया ना कि यू लॉस्ट द आर्ग्यूमेंट। हाँ, अगर आपको धक्के मारने हैं, अगर आपको गालियां देनी है ना और पत्थर फेंकने हैं खवातीन पर, इसका मतलब है आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। आर्ग्यूमेंट की शक्ल को फिर उन्होंने फोटोशॉप से पूरा करना है ये, और ऐसा भी ठीक ठाक हुआ है। अच्छा, लेकिन इसका एक और एजेंडा होता है। अब जाहिर है कि एक तो कि लोगों को डराओ धमकाओ, खौफ पैदा करो, लेकिन दूसरा ये भी है कि लोगों को तकसीम करो एक आर्टिफिशियल बुनियाद पर। आर्टिफिशियल बुनियाद क्या है कि जी जो इस्लाम का दोस्त है वो औरत मार्च को अपोज करेगा, जो औरत मार्च में है वो इस्लाम के दुश्मन है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब काफ़ी कंफ्यूजन भी रही है तो हम थोड़ा क्लियर करना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमला किया था, क्योंकि जमाते इस्लामी की भी एक मार्च हुई थी तकरीबन निस्वा मार्च, एक दिन कबल, बिल्कुल। जमाते इस्लामी का इस हमले में से कोई ताल्लुक नहीं था, ये जामिया हफ्जा थी और ये JUIFA थी, ठीक है। जहां तक जमाते इस्लामी की मार्च का एजेंडा है, अगर आप वो पढ़ें तो कुछ अल्फाज को प्लस माइनस करके औरत मार्च का भी मैनिफेस्टो और एजेंडा तकरीबन कमोपेश वही है। क्या है एजेंडा जमाते इस्लामी का? जरा मैं जो सुन रहा था कल सिराजुल हक साहब की तकरीर, तो मुझे लगा कि कोई औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर वो तकरीर कर रही है। जितनी बातें वुसत साहब ने कही, चाहे वो कारोकारी के खिलाफ हो, चाहे वो कुरान से शादी के खिलाफ हो, चाहे वो सिंफी इम्तियाज हो, चाहे वो खवातीन का सियासत में, उन्होंने ये तक कहा कि जो जायदाद में हिस्सा ना दे उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल हाँ। तो मसला ये कि एक तो मीडिया ने वो खलीलुर रहमान को पकड़ के चीजों को कहीं और ही ले गए और वो सारी बहस वहां हो गई। लेकिन जो अच्छी बात यह हुई कि जिस दिन ये सब कुछ हुआ
उस दिन अच्छा लगा कि जमात इस्लामी जैसी जमात और औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स एक पेज पर नजर आए। उनकी डिमांड में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। बिल्कुल। अच्छा, जमात का जो प्रोग्राम है वो कोई कल परसों का प्रोग्राम नहीं है। 80 की दिहाई में काजी हुसैन मरहूम साहब ने पहले इसको कोडिफाई किया था, फिर जाहिर है इसको वक्तन बवक्तन रिवाइज और इम्प्रोवाइज और रिन्यू भी किया जाता है। वही बातें हैं, जायदाद में हक, ठीक है, कारोकारी को रोको, तालीम को फरोग, तो जहेज नहीं होना चाहिए। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही बात हो रही थी कि वो कह रहे थे कि हमें तमाम वो हकूक चाहिए जिसकी गारंटी इस्लाम भी देता है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है, लेकिन जो माशरा आपको नहीं देता। अच्छा, एक जो हमेशा ऑपोजिशन आती है, अगर आप सोशल मीडिया को देखें, औरत मार्च का अगर कोई भी जिक्र करे या विमेन्स राइट्स की बात करें, तो लोग कहते हैं कि जी इस्लाम ने आपको सारे हकूक दिए हैं, बेशक दिए हैं, लेकिन वो मिलते नहीं है और बताते भी नहीं है वो बताते भी नहीं है। अच्छा, बताते क्या है? अगर मैं सिर्फ निकाहनामा की बात करूं, क्लॉज 17 निकाहनामे में जो है उसमें है कि कोई खातून अपनी लिख सकती है कि मुझे हक महर में क्या चाहिए। अच्छा, वो कैंसिल कर देते हैं हम अक्सर, ठीक है। 18 में आप खातून को इजाजत है तलाक तफवीज, क्लास 18, बिल्कुल 18 कि आप तलाक ले सकते हैं और आपका हक महर भी नहीं जाएगा। अच्छा, वो भी स्ट्राइक आउट। क्लॉज 21 कि आप किसी और खातून से शादी नहीं कर सकते अगर आपकी शादी हुई है, विदाउट इजाजत लेनी पड़ती है, वो भी कैंसिल। वो तो मौलवी निकाह से पहले ही कैंसिल, वो पहले से ही कैंसिल कर, तो वो आपको दिखाते ही नहीं है, वो पहले से ही कैंसिल आउट हो जाता है। जी मुबशर। हाँ, मुझे नॉर्मली जो एक प्रैक्टिस होती थी हुकूमत की, जो होनी भी चाहिए, कि वो हमेशा से जो मिनिस्टर होती थी कंसर्न, चाहे वो विमेन अफेयर्स की हों या ह्यूमन राइट्स की हों, वो खुद लीड करती थी। और इस्लामाबाद की हद तक मैंने ज़रूर देखा कि शायर कायद आज़म के ऊपर हमेशा बहुत बड़े बड़े जलूस निकलते थे, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र के ख़वातीन जो हैं वो शिरकत करती थी। वो मुझे थोड़ी सी मिसिंग नज़र आई हुकूमत की अपनी। ऑल्दो शीरी मदारी साहिबा यही शुक्र करो यार, फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि जी आप जो है उल्टे सीधे नारे ना लगाएं तो आपको इजाज़त है। मेरा ख्याल है हमें नाशुक्रापन नहीं करना, इतना ही काफ़ी है मौजूदा हुकूमत से। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं मसलन के औरत के बारे में जो इस्लाम में वो हैं कि जो उस ज़माने के लिहाज से देखें तो एक हैरत होती है। मसलन औरत पाबंद नहीं है घर का काम करने की, ये उसकी मेहरबानी है कि वो काम कर रही है, ये उसकी मेहरबानी है कि वो खाना पका रही है, हत्ता कि वो बच्चे को दूध पिलाने का भी मुआवजा शौहर से तलब कर सकती है। अब ये कहाँ आपको मिलेगा? लेकिन ये चीज़ें कभी नहीं बताई जाती, खुलेआम हैं। अच्छा, और क्या होता है कि उसकी जगह ये होता है कि जी गरम रोटी, और आपने अक्सर देखा होगा जी गरम रोटी नहीं मिली, औरत का कत्ल कर दिया, ये कर दिया। अगर ये चीज़ें बताई जाएं जो वाकई हैं कि जी औरत के हुकूक क्या हैं और औरत कौन कौन से जो है फ़राइज़ हैं उसके घरे है, वो घर की मलिका, उस तरबियत औलाद की यकीनन उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो फ़राइज़ हैं वो चार्ज कर सकती है। हाँ, ये कोई नहीं बताएगा। आपको कितनी दफ़ा आपने ये कहानी सुनी होगी कि ख़ास तौर पर जो घरेलू मुलाजिमा होती हैं, हाँ, कि जी मैंने तो अपनी सारी तनख्वाह मुझे अपने मियाँ को देनी होती है, को वो तो बैठा हुआ है, नशे कर रहा होता है, और नहीं दूंगी तो मैं मारूंगी। अच्छा, इसका भी आप किसी भी मर्द को इजाज़त नहीं है ऑन हिज वाइफ्स अर्निंग्स विदाउट हर परमिशन। ठीक है, इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम सिर्फ बताते हैं। अच्छा, जो एक अच्छी बात जो मुझे ये लगी है कि अगेन ये भी रैली निकली, वो भी रैली निकली आज, और वो कल की बात है कि होम बेस्ड वर्किंग वुमेन्स फंड फेडरेशन यूनियंस की भी वो भी रैली निकली। अब क्योंकि एक चीज़ एक इस्टेब्लिश हो गई है ना, तो अब मेरा ख्याल है कि शायद बेहतर हो कि हम उन चीज़ों पर फोकस करें जो इन कॉमन है। और बहुत सी चीज़ें हैं, ये नहीं कि भाई आप बगैर दुपट्टे के हो और आप निकाब में हो, हमें एक दूसरे को गालियां देने से फुर्सत मिले तो हम बैठे, और ग्रास रूट्स पर ऐसा होता ही है, सिर्फ सोशल मीडिया पर एक और पिक्चर नजर आती है। जी 12 एक वक्फा ले लीजिए। और अभी महकमा सेहत सिंध ने तस्दीक की है और ये
खबर जारी की है कि कोरोना वायरस के 8 नए केसेस जो हैं वो कराची में सामने आए हैं। इनमें से 5 केस जो लोग थे वो शाम से बरास्ता कतर पाकिस्तान पहुँचे और 3 जो हैं वो लंदन से बरास्ता दुबई कराची पहुँचे थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब सिंध में कोरोना वायरस के 13 केसेस हैं और बाकी पाकिस्तान में शायद गिलगित बल्तिस्तान को मिला के 3 और हैं, तो ये 16 केसेस जो हैं वो 4 हाँ ऐसे 16 केसेस जो हैं वो हो चुके हैं। अच्छा, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है ना ये शाम वाली, हाँ, क्योंकि लोग पहले भी कहते कि जी ईरान में इतने केसेस, ठीक है, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन वगैरह वगैरह, शाम से कोई खबर नहीं आई। अच्छा, आनी भी कैसे थी, वहाँ पे तो खाना जंगी चल रही है ना, आई मीन इट्स लास्ट स्टेजेस। लेकिन मैं कुछ ये ट्विटर पे फॉलो करता हूँ जो सीरियंस हैं जो बाकायदा सीरिया में हैं या बॉर्डर पार तुर्की में रहते हैं, वो कहते हैं कि जी जितनी वहाँ से आमदोरफ्त है ईरान की, आई मीन उसमें रिपब्लिकन गार्ड भी हैं, उसमें मिलिशियाज भी हैं वगैरह वगैरह, तो वो कह रहा था कि यार हज़ारों की तादाद में तो यहाँ पर केसेस होंगे। और आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग और हेल्थ केयर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। तो ये एक, और क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जोन है तो वहाँ पर जो मौजूदा सिस्टम्स थे वो भी ब्रेक डाउन हो गए हैं। तो आप सोचें कि वहाँ पर कितनी तेज़ी से ये चीज़ फैल सकती है, और अब वही चीज़ वहाँ से फैलकर हमारे यहाँ आ रही है। पाकिस्तान में अथॉरिटीज़ पे अब दबाव बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है। अभी तो ब्रेक में ही बात हो रही थी सिंध हुकूमत के एक तर्जुमान से, तो वो भी काफ़ी chaos ही वहाँ पर है अभी, and I can imagine because अब now it is becoming a cause for concern। और डॉक्टर जफर मिर्जा यही कह रहे थे कल भी कि अभी तक ये खतरा आउटब्रेक का पाकिस्तान में टला नहीं है। बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स जो है अगर हम जरा से भी लैक्स हुए या कंप्लेसेंसी दिखाई तो ये आउटब्रेक में तब्दील हो सकता है। बिल्कुल मुबशर। और देखिए आप दुनिया को देख लेना, आई मीन आपका जो सिस्टम है वो क्या जनूबी कोरिया से तो बेहतर नहीं है ना, जापान से तो बेहतर नहीं है, जर्मनी इटली से तो बेहतर नहीं है, उनसे नहीं काबू हो रहा। और एक चीज मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि जब ये चीज अमेरिका में फैलने लगी ना, उनका हेल्थ केयर सिस्टम बिलीव इट और नॉट नहीं हैंडल कर सकेगा। और स्पेशली जिस तरह की बातें ट्रम्प सरकार कर रहे हैं कि सर अगर आपको वायरस है तो क्या बड़ी बात है, लोगों को वैसे ही जुकाम हो रहा होता है, आराम से काम पे जाओ। मतलब एक तो इनफैक्ट मैं जापान में सुन रहा था, एक बंदे को कोरोना वायरस हो, उसने कहा कि यार मैंने तो जाके लोगों को इन्फेक्ट करना है, वो निकल गया दुकानों में और बार्स में। और भारत में एक बंदा क्वारंटीन से भाग गया। यूएस में मजेदार चीज है कि एक बंदा था और टॉप ऑफिशियल था किसी बिजनेस कंपनी का, वो क्वारंटीन में था, वो घर से निकल के चला गया बिजनेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, कितने लोगों को उसने वहां पर इन्फेक्ट कर दिया होगा हमें नहीं। और वो रिपब्लिकन पार्टी के इजलास में एक बंदा था, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो है वो भी मौजूद थे। तो एक सेनेटर ने जो है आज कहा, उसने बल्कि ट्वीट किया, उसने कहा जी वुहान वायरस, तो लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा रेसिस्ट रिमार्क है, बिकॉज़ WHO ने पाबंदी लगाई हुई है। तो कहने लगा वुहान वायरस का खतरा है, तो मैंने खुद को जो है सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है, इस तरह की बातें। अच्छा, हिंदुस्तान की आपने बात की, हिंदुस्तान में कोरोना वायरस जो है वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं जा रहा, वो बजरिया व्हाट्सएप फैल रहा है। अच्छा, उसमें ये है कि हिंदुस्तान में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो एक से एक एहतियातें, WHO के जाली ऐलाननामे, एहतियाती तदाबीर जो जिसके जहन में आ रहा है वो व्हाट्सएप से अंधाधुंध ट्रांसमिट कर रहा है। और अगर उस सारी चीज़ों को मिला लिया जाए तो इस वक्त इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा मरीज है। हाँ, और सबसे ज़्यादा इलाज भी वही है। हालांकि ऐसा नहीं है। और जर्मनी जो यूरोप में फैल रहा है, आज जर्मनी में 3 डेथ्स हुई हैं जी। और वहाँ पर भी अचानक ही 1000 से ऊपर केसेस जो हैं वो हो गए हैं। सिमिलरली अमेरिका का आपने बता दिया, फ्रांस के अंदर और दूसरे यूरोप के अंदर तो बहुत ज़्यादा वो फैल रहा है। तो मेरे ख्याल में अब अल्लाह ना करे कि यहाँ पे मज़ीद जो है और वो कोई इस तरह का वो हो, मगर लेकिन इर्द गिर्द ईरान में जाहिर है आपको पता ही है कि क्या हालात हो रहे हैं। ईरान में अभी भी आज भी 53 डेथ्स हुई हैं। अच्छा, ये जो अभी महकमा सेहत सिंध ने बताया ना कि 3 केसेस लंदन से आए हैं जी, तो वहाँ मतलब अच्छा मैंने वो पार्टी, और 5 सीरिया से आए जो ताज़ा तरीन है वो। तो अब वहाँ भी रफ्ता रफ्ता इंग्लैंड में भी ये काम जो है वो बढ़ गया, तक 350 से ज़्यादा हो गए हैं। और सूरत हाल के संगीनी का इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो वज़ीर आज़म है बोरिस जॉनसन, उन्होंने जो
कैबिनेट की कोबरा कमेटी होती है उसका इजलास तलब कर लिया। अब कोबरा कमेटी क्या होती है? वो ये होती है कि जब कोई जंग जैसा खतरा हो, जो कि मतलब टॉप क्राइसिस, बकाई किस्म का खतरा हो, उस मौके पे कोबरा कमेटी का इजलास तलब किया जाता है। तो इससे सूरत हाल जो है वो कितनी से अच्छा, वहाँ पर भी लोग अपना टॉयलेट पेपर के ऊपर कत्ल तो पता नहीं। और WHO ने आज पहली दफ़ा इंडिकेशन दिया है कि नाउ इट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ पैंडेमिक। पहली बार पैंडेमिक का मतलब ये है कि पूरी दुनिया 90+ ममालिक तो हो गए हैं, तो पूरी दुनिया जो है इसके लपेट में है और वैक्सीन की दूसरी तरफ दौड़ लगी हुई है। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि अमेरिका में 2-3 जो है लैब्स, वो ज़ाहिर दिन रात लगी हुई है क्या है, लेकिन अब मसला ये कि फ़र्ज़ करें कि आज वो दरियाफ्त कर भी लें तो पहले उनके एनिमल टेस्ट होंगे जी, कुछ महीने तक जारी रहेंगे, उनको तो आप बाईपास नहीं कर सकते। फिर उसके बाद वॉलंटियर्स जो हैं उन पे टेस्टिंग होगी और उसके फिर रिजल्ट्स का एनालिसिस होगा, फिर कहीं जाके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगले सीज़न में अगर ये कैमोफ्लेज कर लेता है वायरस और अगले सीज़न में उभरता है तो शायद फरवरी, मार्च, अप्रैल नेक्स्ट ईयर 2021 में कोई वैक्सीन की शक्ल जो है वो सामने, मतलब हम अभी यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये गर्मी बर्दाश्त ना कर सके है। हाँ, वही है, बारे में हमें कोई ज़्यादा गारंटी नहीं है। अच्छा, जैसे डेंगू के लिए हम दुआएं करते थे कि या अल्लाह हमसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा, सर्दियां आ जाए तो ये डेंगू चले। सर बारिश हो जाए तो हवा पर अल्लाह ताला अपना रहम करे। बिल्कुल, हमने बात करनी तो थी अफगानिस्तान एक मुल्क दो सदर, लेकिन कोरोना वायरस आ गया, क्या करें? बस ये है कि हाथ धोएं इससे पहले कि हाथ आपको धो लें। यही एक फौरी तौर पे एक मशवरा है कोरोना से बचने का। बाकी अल्लाह ताला रहम करे। फ़िलहाल खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।